अगर आपने आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है या आप फाइल करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जो आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी को मिस ना करें। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहूँगा वो है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, साथ में 26AS, जिससे तो हम सभी लगभग सभी लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो वाकिफ होंगे। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने AIS और TIS को इंट्रोड्यूस किया था। अगर आप सभी जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। तो 26AS में वो इन्फॉर्मेशन आती है जहाँ पे जब भी आपका कोई भी TDS या TCS डिडक्ट होता है तो जो डिडक्टर होता है या जो TCS कलेक्टर होता है वो आपकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 26AS में आपकी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन वही AIS और TIS जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इनमें आपकी TDS वाली इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वो सभी इन्फॉर्मेशन, वो सभी इनकम, वो सभी एक्सपेंडिचर कवर होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने कैप्चर किए हुए होते हैं। अब वो किसी भी डिजिटल सिस्टम की वजह से, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से या कैसे भी समझ लीजिए, जैसे आप स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होते हैं। तो गवर्नमेंट को उन सभी ट्रांजेक्शन के बारे में पता होता है। तो वे सभी ट्रांजेक्शन भी आपके इसमें रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे अगर आपको कोई सैलरी मिल रही है तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, और भी ऐसी कोई इनकम जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है वो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको AIS और TIS में रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको करना ये चाहिए कि AIS TIS को आपको 26AS से मैच करना चाहिए कि जो इनकम 26AS में है वो एग्जैक्टली AIS और TIS में है कि नहीं है। हालांकि AIS और TIS के अंदर आपको 26AS से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उन सभी इन्फॉर्मेशन को भी आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए। अब जिन्होंने रिटर्न फाइल कर दिए उनके लिए भी मैं कहूंगा कि आपको भी एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई इनकम हमारे दिमाग से निकल जाती है मुझे रिपोर्ट करना, लेकिन वो AIS और TIS में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो जो इनकम AIS और TIS में है उसके लिए तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसका डिस्क्लोजर तो आपको देना ही पड़ेगा कि वो इनकम किस चीज से रिलेटेड है या नहीं है। तो वो तो आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना ही होगा। या कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि AIS और TIS जो है वो पूरी तरह से अपडेट नहीं हुए होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो जून के आसपास जो थे कई लोगों के AIS और TIS पूरी तरह से अपडेटेड नहीं थे, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी के समय में सब कुछ अप टू डेट है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के पास है वो इसमें आपको अवेलेबल होगी और आपको इजीली शो हो रही होगी। तो जब भी आप इनकम शो करें तो एक बार AIS और TIS से जरूर मैच कर लें ताकि आप कोई भी चीज को मिस ना करें। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट है कि आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो अपने पास संभाल कर रखने चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट आपसे अभी के समय में जो भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो, किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप वो डॉक्यूमेंट मेंटेन ना करें। आपको उसके डॉक्यूमेंट हमेशा रखने चाहिए। इन केस इन फ्यूचर कभी भी आपसे कोई इंक्वायरी अगर की जाती हो तो आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपके पास फॉर्म 16 आता होगा। डिडक्शंस अगर आप कुछ ले रहे हैं तो उन डिडक्शन के सभी क्लेम, चाहे आप 80C में हो, 80D ले लो, या जो भी आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं, उन सभी के आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट यानी प्रूफ जो है वो होने ही चाहिए। कोई एग्जेम्पशन आप क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि HRA का एग्जेम्पशन आप क्लेम कर रहे हैं, लोन स्टेटमेंट, कोई भी इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रहे हैं आप, तो उसके लिए भी आपका स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि आप सही इन्फॉर्मेशन भी पुट कर सके। बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होना चाहिए। कई बार काफी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, काफी सारी इनकम या ऐसे कुछ पोर्शंस होते हैं आपके स्टेटमेंट में जो आपके याद में नहीं आ पाते हैं। इस वजह से अगर आप बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो आप उन चीजों को भी, उन पॉइंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने लायक है तो उन्हें आप जरूर ही शो करें। तो सारे डॉक्यूमेंट के जो भी प्रूफ्स हैं वो आपको मेंटेन करके रखने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हालांकि इस पॉइंट को मैं पहले पॉइंट में डालना चाहता था, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे बेसिक रिटर्न्स होती है, जैसे आप ITR 1 ले लीजिए या ITR 4 तक जो रिटर्न्स जाती है, जिसमें आपकी बेसिकली सैलरी, अदर सोर्स की इनकम और कई बार जो प्रिजम्पटिव सेक्शन की जो इनकम होती है, अगर आप वो इनकम भी शो कर रहे हैं 44AD में, 44ADA में, तो वो जनरली लोग खुद भी कर लेते हैं, उसके लिए उन्हें कोई प्रोफेशनल की जरूरत नहीं पड़ती। तो वहां तक के लिए मैंने इसलिए कहा कि आपको ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए कि आपको AIS, TIS, 26AS और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने चाहिए। पर मैं फिर भी कहूंगा कि लेकिन आपको एक प्रोफेशनल हायर करना चाहिए। प्रोफेशनल हायर क्यों करना चाहिए? देखिए, आपके कुछ पैसे लगेंगे, लगभग 1000 से 2000 के आसपास। आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने आपका एक्सपेंडिचर होगा, कितनी प्रोफेशनल फीस चार्ज की जाएगी। लेकिन इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसको मैं एक बार बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ तो मैं आपको इसलिए जानबूझ के कह रहा हूँ।
पर इसके कुछ फायदे होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर साल फाइनेंस एक्ट आता है बजट सेशंस के अंदर, तो उसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो वो अमेंडमेंट्स एक कॉमन मैन के लिए सारे अमेंडमेंट्स को जान पाना कि उसमें से उनके लिए कौन से पॉइंट्स रिलेवेंट है, वो उनके लिए इतना हद तक जा पाना पॉसिबल नहीं होता। उसमें प्रोफेशनल्स की हेल्प काम आती है। ऐसे कोई भी रिलेवेंट पॉइंट जो हो सकता है आपके लिए बने हो या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोफेशनल इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी लीगल तरीके होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारे इंट्रोड्यूस कर रखे हैं कि कैसे कैसे आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, तो वो सारे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सभी ऑप्शंस की जानकारी जो है एक प्रोफेशनल के पास एक कॉमन मैन से कहीं ज्यादा होगी। दूसरी बात, कई बार आप पैसे बचाने के चक्कर में कई बार खुद रिटर्न फाइल कर लेते हैं या फिर कोई अनप्रोफेशनल बंदे से या किसी से भी आप रिटर्न फाइल करा लेते हैं, तो उसके कई कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि अगर उसने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत फाइल कर दी या कुछ इन्फॉर्मेशन को मिस कर दिया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो आपको झेलने पड़ेंगे। ऐसे समय में आपके लिए जो हेल्प कर सकता है वो एक प्रोफेशनल है, क्योंकि वहां पर सारी जिम्मेदारी उनकी होती है और वो उस काम को कई सालों से कर रहे होते हैं, तो उनमें काफी इस चीज का एक्सपर्टीज भी होता है। तो ऐसे रिस्क को हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं अगर आप एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर आपको अच्छी कंसल्टेंसी चाहिए, आपके फाइनेंसेस को अच्छा रखना है, तो आपको एक प्रोफेशनल को जरूर ही हायर करना चाहिए। उसके बाद लास्ट सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, अभी कुछ समय पहले ही जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। आप देख सकते हैं 8 जुलाई का ये स्टेटमेंट है, इंडियन एक्सप्रेस ने ये स्टेटमेंट को कवर किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो रॉन्गफुल क्लेम ऑफ इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है, इसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो है दी जा सकती है। हालांकि काफी सारे प्रोविजंस बने हुए हैं, अगर आप इम्प्रॉपर रिपोर्टिंग करते हैं, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम करते हो, तो उसके लिए काफी सारे पेनल्टीज और काफी सारे स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बने हुए हैं। पर फिर भी अभी ये स्टेटमेंट आया है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी है। इन्होंने कई डेटा भी शेयर किए हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि लगभग आधे से काफी ज्यादा जो है अमाउंट रिफंड का वापस हो चुका है लोगों को, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। लगभग 2 साल पहले अगर आप देखो तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, लेकिन अभी के समय में गवर्नमेंट जो है बहुत सारे रिफंड को रिलीज कर रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो इम्प्रॉपर रिफंड है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने खुद ने कई तरीके इंट्रोड्यूस किए जिसके थ्रू आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो। तो आपको उनको अवेल करना चाहिए, उनका आप मैक्सिमम यूज कीजिए ताकि आपका रिफंड भी आपको मिले और आपकी टैक्स लायबिलिटी भी कम हो। लेकिन आपको कभी भी इम्प्रॉपर तरीके यूज नहीं करनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ने पिछले कुछ टाइम के अंदर इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म किए हैं। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन को फ्लेक्सिबल किया है, साथ ही साथ वो आपसे चाहें तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। मान लीजिए आप एटीसी के अंदर कोई LIC का डिडक्शन ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपसे वो कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं मांग रहे हैं अभी, लेकिन वो हो सकता है इन फ्यूचर मांगे भी। तो अभी वो बिल्कुल ट्रस्ट के ऊपर है कि आपने जो कहा आपसे आपका मान लिया और सारी बात, और आपका रिटर्न भी प्रोसेस कर दिया, रिफंड भी रिलीज कर दिया। और अगर आप अभी देखें तो पिछले कुछ समय में, पिछले साल भी यही था और अभी भी यही चल रहा है कि गवर्नमेंट लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ही आपके रिफंड को रिलीज भी कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे गलत एडवांटेज से लें, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट बाद में इंट्रोड्यूस ना करे। गवर्नमेंट कभी ना कभी वापस इस तरह से स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इनकम टैक्स में ला सकती है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट जो है एक फेयर गवर्नेंस के ऊपर, गुड गवर्नेंस के ऊपर जो इनकम टैक्स के अंदर है उसमें काफी सारे एफर्ट्स कर रही है। इसलिए आपको इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है कि कोई भी आप इम्प्रॉपर या मिस रिपोर्टिंग आपकी इनकम में ना करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जिसको आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।